लड़का ना छोटी छोटी डिमांड्स रेज कर रहा है, मेरे को तो ना इस टाइप की कार चाहिए, ठीक है ना, मेरे को तो ना इस टाइप का डिनर सेट चाहिए। अब वो एक्चुअल में तो डाउरी डिमांड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ है वो टिल्ट इतना ज़्यादा विमेन की तरफ हो चुका है ना कि लड़कों को कोई पूछता नहीं है। दैट लड़कियां आजकल लड़के की प्रॉपर्टी के वेयर अबाउट्स मांगती है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है, लड़कों के नाम पे। हाँ, अच्छा 69 सेक्शन तो बहुत, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो लड़कों की तो बैंड बजने वाली है। हैरेसमेंट का केस हमने देखा है कोलकाता वाला, तो उसमें भी अब उसको हिंट्स पहले से ही मिल रहे होंगे लड़की को, लेकिन वो इग्नोर करती गई ना। यू विल बी सरप्राइज्ड द अमाउंट ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ गॉट, उसमें फॉल्स कंप्लेंट्स लड़की ही थी आज तक। बस सही की फेक फेमिनिज्म होता है, एक फेमिनिज्म है और एक फेक फेमिनिज्म भी आ गया ना। Hi, this is Advocate Reina Sabawal Thakur. Today I'm here at the Dimpled Way show. I've been invited by Priyanka Saraswat. The questions that Priyanka put to me were really intriguing and it actually gave me a chance to speak a lot. The content was amazing. Thank you for calling me and all the best to your show. Thank you very much. हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हैं जो एक एंटरप्रेन्योर है, मणिमुक्ता ज्वेल्स करके उनका अपना एक ज्वेलरी ब्रांड है और उसी के साथ साथ वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी के बारे में इस एपिसोड में शेयर करने वाली हैं, उसी के साथ साथ एज अ लॉयर उनकी जो नॉलेज है वो इस एपिसोड में शेयर करेंगी हमारे साथ। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में, लॉज के बारे में एंड अमेंडमेंट्स के बारे में इस एपिसोड में आपके साथ साथ मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए एंड प्लीज़ वेलकम रैना ठाकुर विद अस टुडे। Hi ma'am, thank you so much for coming. How are you today? I am very good. Thank you very much for inviting me today. So what inspired you to start your own brand with Manimukta and what sets it apart from everything else? Actually, I am a law graduate. 2007 में मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ से लॉ किया था. Then 2.5 years I practiced here. फिर मैं चली गई अमेरिका फॉर माई मास्टर्स. उसके बाद जब वहाँ से हम लोग फिर हमने सिंगापुर का डिसाइड किया, कुछ हुआ नहीं, देन आई गॉट मैरिड एंड देन वी केम बैक. वापस आने के बाद आई एंड माई हस्बैंड वी बोथ गॉट इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ गई, किसी का अंडर नहीं किया. हमारी एक शॉप खाली पड़ी हुई थी, सो वी वर थिंकिंग व्हाट टू डू विद दैट शॉप. तो हमारे दिमाग में आया यार ज्वेलरी करते हैं. फिर हमारा एक विजिट लगा टू जयपुर, तो वहाँ पे हमने ऐसे ही बस तुक्के में ही हमने सोचा कि ज्वेलरी का स्टार्ट करते हैं. ऑल्दो वी डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, दोनों के फादर्स फौज में थे. अच्छा. एंड हमने ऐसे ही सोचा, रेनोवेट कराया शॉप को, सो वी स्टार्टेड सोर्सिंग ज्वेलरी. तो कुछ हमने चाइना से भी इम्पोर्ट किया, बहुत कुछ किया स्टार्टिंग में. पहले 6 months में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड वी डिड आवर फर्स्ट एग्जीबिशन और उसमें नेहा कक्कड़ हमारे स्टॉल पे आ गई. सो वो चेन सेलिब्रिटीज की वहाँ से स्टार्ट हो गई. कैसे, मतलब यू इनवाइटेड हर? नो, वी डिडंट इनवाइट हर, इट वाज ऑर्गेनिक. वी पुट अप दिस एग्जीबिशन इन मेरियट. तो अपने अपने करियर्स में हम बिजी थे. ही हैज हिज आइल्स अकेडमी और मेरा लॉ था. तो उसके अपार्ट हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं लाइफ में, कुछ क्रिएटिव, बिकॉज वी बोथ आर वेरी क्रिएटिव. तो ये शॉप सेटअप करी और एग्जीबिशन में वो आ गई. उसके बाद सेलिब्रिटीज़ का तांता ही स्टार्ट हो गया. कैरी ऑन जट्टा में हमने मूवी स्पॉन्सर करी, सोनम बाजवा केम टू आवर स्टोर. ऐसे ऐसे करके नीरू मैम और बॉम्बे के भी कई सारे सेलिब्रिटीज जुड़ते गए और ब्रांड एकदम से ना वी गॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग. देन सोर्सिंग हमने बंद कर दी, हम मेकिंग में आ गए ज्वेलरी की. बस उसके बाद फिर आज तक 2014 से अभी तक वी हैव बीन वर्किंग. देन वी डिड आवर ओन फोटोग्राफी. हमने अपनी टीम सेटअप करी. माई हस्बैंड ही स्टार्टेड डूइंग द फोटोग्राफी. तो हमारा इन हाउस ही है सारा. मेकअप आर्टिस्ट भी अपना खुद का ही सब. Nice. Thank you. So how do you balance both your careers as an entrepreneur, as a lawyer as well? Actually, I'm very lucky in this way because my husband actually handles most of Manimukta. मैं आती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं डिज़ाइनिंग पार्ट करती हूँ. शॉप की हैंडलिंग, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है. वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी वेरी गुड टीम. तो 4-5 days तो मैं कोर्ट रहती हूँ बिकॉज आई हैव टू अटेंड माई कोर्ट. उसके अलावा मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो शूट सेटअप करना, डिज़ाइनिंग करना, आई गेट इनटू ऑल दैट. सो अब एक ना सिस्टम चल पड़ा है, सो हो जाता है मैनेज. इनफैक्ट वी आर बिजी 24/7. उससे अच्छा है माइंड स्टेबल रहता है. Okay. So what challenges did you face while establishing your brand and how did you overcome them? चैलेंजेस तो हमें चैलेंज का मतलब ही नहीं पता बिकॉज हमारा कोई बिजनेस में है ही नहीं है. सो हमारे को हर स्टेप वॉज अ न्यू थिंग फॉर अस. जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल शॉप में अंदर रेनोवेशन जब हमने कराई, फिर उसके बाद कारीगर कैसे मिलेंगे, मतलब चंडीगढ़ में कोई कारीगर रहता नहीं है. सो देन वी ट्रैवल्ड अ लॉट ऑल ओवर इंडिया फॉर सोर्सिंग एंड फॉर डूइंग ऑल दैट. तो हर स्टेप ही चैलेंज था, मतलब कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं था, हम दोनों ही थे.
फिर उसके बाद हमारी पहले 2 की टीम थी, फिर धीरे धीरे करके अभी इस वक्त हमारे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 100 कारीगर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं. एंड इन आर रिटेल स्टोर ऑल्सो वी, मतलब एवरी स्टेप वॉज अ चैलेंज. सेटिंग अप एन एग्जीबिशन हमें पहले थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं लॉयर और वो बिजनेसमैन, तो स्टॉल पे जाके खड़े कैसे होंगे, मतलब यार बेचेंगे कैसे, इतना अजीब लगता था स्टार्टिंग में. सो एवरी स्टेप, मतलब हम पूरी दुकान को 2 कार्स में रैप करके लेके जाते थे एग्जीबिशन से. देन वी वेंट टू लुधियाना. तो एवरी स्टेप वॉज अ चैलेंज. बट आई डोंट नो, कोई चीज़ आप प्लान ना करो ना तो आपकी डेस्टिनी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है, आपको पता नहीं चलता. वी नेवर थॉट दैट वील रीच दिस लेवल आज जो हम हैं. सो सब हो गया विद गॉड्स ग्रेस. ओके, सो अपने पार्टनर के साथ बिजनेस करना कितना इजी है? बिकॉज कई बार ऐसे कहा जाता है कि यू शुड नेवर स्टार्ट अ बिजनेस विद योर पार्टनर, बट हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजेस क्या थे? एक्चुअली हम लोग ना वी नो ईच अदर सिंस 10th स्टैंडर्ड, तो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा है. तो हम इकट्ठे काम करने में कोई चैलेंज नहीं आया, कभी कोई ईगो क्लैश नहीं हुआ. तो डिवीजन कैसे करते हो आप अपने काम का? ऑर्गेनिक है सब कुछ. कोई ऐसा हमने सोच के नहीं किया कि मैं ये करूँगी या वो ये करेगा. इट्स वेरी ऑर्गेनिक. हमारे मोस्टली व्यूज़ मैच करते हैं, और जब नहीं मैच करते उसमें भी ब्रांड का ही फ़ायदा होता है. तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, बट इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड इन फैक्ट. ओके, सो व्हाट मेड यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अ लॉयर? एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर. मेरे पास बायो भी थी, तो माई मॉम वांटेड मी टू बी डॉक्टर. बट जो मेरा पहला एंट्रेंस टेस्ट था, माई फादर इन द आर्मी, सो आई गिव दिस एंट्रेंस ऑफ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. तो पहला ही क्लियर हो गया मेरा. अच्छा. और उनमें रैंक कम आया एम्स वगैरह में. सो माई मॉम सेड दैट व्हाट डू यू वांट टू डू. मैं कहा कुछ नहीं, यही करूँगी अब स्टार्ट. बोथ माई मामाज आर लॉयर्स इन दिल्ली. दैट वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन. बट अकेली लड़की के लिए थोड़ा होता है यार, ये हाउ विल शी सेट अप एंड ऑल दैट. बट बोथ माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी इक्वल एज अ, मतलब लड़के लड़की में कभी फ़र्क नहीं किया. उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया लाइफ में, मतलब हर चीज़ कराई है जो एक लड़का करता है, वो मेरे को हमेशा वैसे ही पाला है. तो बस उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल सेट अप माई प्रैक्टिस इन चंडीगढ़. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को कंपनीज में काम नहीं करना था सच. आई ऑलवेज वांटेड टू लिटिगेट. लिटिगेट मीन्स दैट यू गो टू कोर्ट्स एंड आर्ग्यू योर मैटर्स, यू डोंट वर्क इन एन ऑफिस सेटअप. तो मैंने अपने लॉ के दौरान बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी अलग अलग सेटअप्स में. कभी किसी मल्टीनेशनल में, कभी किसी क्या बोलते हैं लॉयर के अंडर. सो मेरे को एंड में क्लियर हो गया था कि मैंने किसी लॉयर के अंडर ही काम करना है और कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना है, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. सो दैट्स व्हाट आई प्लान्ड. एंड उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में. तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हाल जो अब हैं वो पहले बहुत गंदे थे. मतलब सेक्टर 17 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसके टॉयलेट्स अगर आप देखोगे आप वहाँ जा भी नहीं सकते. मतलब देयर वाज नो एसी, नथिंग. बट क्योंकि हम आर्मी के बच्चे हैं तो टफ हैं हम लोग. तो माँ बाप ने बोला तुम करो. तो पहले 2.5 साल मैंने एक एडवोकेट के अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस करी. उसके बाद फिर माई मदर सेड दैट यू अप्लाई फॉर LL मास्टर्स एंड यू गो. इट वाज हर ड्रीम एक्चुअली, आई नेवर वांटेड टू गो. तो कहते तुम जाओ अमेरिका जाओ और वहाँ पे मास्टर्स करो. मेरा कभी कोई बाहर जाने का कोई नहीं था, इसलिए मैं 1-1.5 साल बाद वापस भी आ गई. बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट. मेरे हिसाब से तो इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है. सो चैलेंजेस तो बहुत आए, बट यू रियली हैव टू थिंक लाइक अ, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, सो यू हैव टू थिंक लाइक अ मैन. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू हैव टू डू दैट. आपको ये नहीं सोचना यार मैं अकेली लड़की हूँ, ये क्या देख रहे हैं, मैं कैसे करूँगी एंड ऑल. थोड़ा टफ रहना पड़ेगा आपको. और प्रैक्टिस जो इंडिपेंडेंट होती है ना, उसमें क्या होता है आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ आपके कौन से केस आएंगे, बिकॉज आपको सब कुछ खुद करना है. यू हैव टू गेट योर वर्क ऑन योर ओन, यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट वर्क ऑन योर, मतलब आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही सब कुछ हो. उसमें थोड़ा सा आपको थिंकिंग ऐसी रखनी पड़ती है कि यू डोंट हैव अ फिक्स्ड सैलरी, यू हैव टू जनरेट वर्क ऑन योर ओन. एंड सो आई लाइक दैट. मैंने कहा जो भी काम करूँगी अपना करूँगी. तो मेरे पास जब मैं अमेरिका से वापस आई तो एक क्लाइंट था फ्रॉम न्यूजीलैंड. आई हैड वन क्लाइंट. दैट टाइम आई हैड एन ऑप्शन टू जॉइन वन गुड सीनियर एडवोकेट, ही इज़ अ जज नाउ. तो मेरे मामू ने बोला यार तू किसी के अंडर काम कर ले. तो मैं 15 दिन किया. मैंने कहा नहीं कर पाऊँगी मैं, अब मेरे को इंडिपेंडेंट होना है. तो वो एक क्लाइंट से अब 2011 की बात कर रही हूँ मैं. सो नाउ आई बीन सर्वाइविंग अभी तक. तो आगे भी अच्छा ही होगा फिर. हाँ, that's so nice. हाँ जी. So how does your legal background help in your business? आई टेल यू वन इंसिडेंट. ये काफ़ी थोड़ा हेल्प तो यस बहुत करता है. क्या हुआ कि हम लोग सोर्सिंग पे ज्वेलरी देते हैं मूवीज़ को, देते आए हैं. और अनप्रोफेशनलिज्म तो थोड़ा है यहाँ पे. True. बॉम्बे में थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है, पंजाब इज़ अ लिटिल. सो उसमें क्या होता है कि वी गेव दिस ज्वेलरी फॉर दिस मूवी एंड सारी मूवी में हो गया. एंड हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जो एक्टर होंगे वो अपने पेज पे भी हमें क्रेडिट्स देंगे, और मूवी के एंड में तो ऑब्वियस इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इन द ड्रॉप डाउन वी गेट अ क्रेडिट एंड ऑल. आया नहीं कहीं पे भी. हम मूवी देख रहे हो एंड में जी, और हमने कम से कम नहीं तो 10 लाख का पूरा सामान दिया था फॉर दैट मूवी. वेरी बिग बैनर, आई वोंट टेक द नेम.
तो क्या होता है जी, ना तो एक्टर ने दिया, बिकॉज एक्टर की ये थी कि मैं नहीं दूंगी पंजाब के डिज़ाइनर्स को अच्छा क्रेडिट। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। मेरा तो लीगल कीड़ा तो जागना ही था फिर। तो मैंने कहा हाउ डज दिस हैपन, आई मीन वी हैव बीन प्रॉमिस समथिंग, ना तो आपने कहीं, मतलब पूरी मूवी शूट हो गई और हमें कहीं क्रेडिट ही नहीं दिया। सो देन आई sent a message कि we will proceed legally if you don't. Either you tell the actor to give the credit on the Instagram, या फिर आप मूवी में कुछ, अब मूवी तो रिलीज होगी, अब क्या होगा उसके अंदर। तो तब वो हेल्प की थी मेरे को। तो लीगल नोटिस वोटिस बैठ के डरा दिया करते थोड़ा। जरूरत नहीं पड़ी, बट आई कैन डू दैट। मतलब ये है कि अगले बंदे को पता चलना चाहिए कि ऑफ कोर्स ठीक है। कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे बीइंग अ लॉयर डायरेक्टली बेनिफिटेड योर बिजनेस? आई थिंक दिस इज आल्सो सिमिलर स्टोरी टू दैट। Similar story. I've never used that till now directly, but it does benefit because you know the paperwork. आपको सब कुछ पता है कैसे अप्लाई करना है। ट्रेडमार्क में बहुत हमें एप्लीकेशंस वगैरह में वो होती है, एंड होता है, ये तो बहुत ज़्यादा काम करता है। बीइंग अ लॉयर, जस्ट बीइंग अ लॉयर ओनली यू नो इंटिमिडेट्स द नेक्स्ट पर्सन कि भाई इनके जो ओनर हैं वो लॉयर हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। यस। Okay, so let's talk about legal awareness, right? Yeah. What should people know about before signing any contract? What should they know? इनफैक्ट ये नोइंग वाली बात आप कर रहे हो, मेरे को पिछले दिनों मेरा दिमाग में आया कि आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, अपना भी एक अल्टीरियर मोटिव होता है कि येस आपके व्यूज़ आए एंड ऑल दैट, सो आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। Okay. उसमें हमने इनफैक्ट इन हाउस ओनली वी रिकॉर्डेड ऑल द वीडियोस। इट्स कॉल्ड एडवोकेट रहना। Okay. तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने एक एक टॉपिक पकड़ के, क्योंकि अभी लॉ चेंज हुआ है, आपको पता है आईपीसी से बीएनएस बन गया है। पहले इंडियन पीनल कोड था, अब जितने भी तीनों लॉज हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड और जो थर्ड है सीआरपीसी, वो चेंज हो चुका है। Okay. इट्स कम्प्लीटली चेंज। उनके नाम भी अलग अलग है। भारतीय न्याय संहिता हो गया है, बीएनएसएस हो गया, और तीनों के नाम चेंज हो चुके हैं। तो इट्स उनके सेक्शंस भी चेंज हो गए, कई सेक्शंस डिलीट हो गए। तो अब बेचारे जो बच्चे नए नए आ रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज हमें जैसे 302 है मर्डर, अब वो सेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसका नंबर ही बदल चुका है। तो इसके लिए मैंने फिर एक सीरीज स्टार्ट किया ऑन माई यूट्यूब चैनल, जस्ट टू टेल पीपल कि क्या चेंजेस आए हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। दे स्टार्टेड पुटिंग क्वेरीज एंड व्यूज़ भी आए, बड़ा कुछ हुआ, एंड इट वॉज अ गुड। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट अभी। Okay, nice. या Let's talk about workplace harassment law. What should employees and employer know about their safety in the एक्चुअली workplace? इंडिया में ना थोड़ा वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ वीक है थोड़ा। लेबर लॉज भी हमारी कंट्री में बहुत वीक है। जो हैरेसमेंट लॉ है उसमें तो बहुत प्रोविजंस हैं। इनफैक्ट द क्रिमिनल कोड ओनली अप्लाइज टू दैट। उसमें जैसे लड़कियां हैं उनको तो रोज़मर्रा में होती है सबको, चाहे वो माने चाहे ना माने, बट फाइलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिकली जो होता है ना, लड़कियां अब तो थोड़ी अवेयर होने लगी हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। अब तो जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या फिर कोई फेवर्स के लिए हुआ है, तो दे डोंट रिपोर्ट द केसेस। तो केसेस इतने मार्केट में आते ही नहीं है कोर्ट में। Because of the stigma ना स्टिग्मा associated with सबसे it. बड़ा तो टैबू है ना इन चीज़ों का। अब लेकिन फिर भी लड़कियां बाहर आ रही हैं। तो जब बाहर आओगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। कई जजमेंट्स है इसमें भी, मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें कि प्रॉपर लड़कियों को पूरा उसको जो जिसने किया है उसको सस्पेंड भी किया है, क्रिमिनल एक्शन भी हुआ है। So we need to work on it as a society. We need to work on it because that will make a difference. Mentality change होगी तो फिर होगा। तो सोसाइटी में क्या चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, सो दैट गर्ल्स एंड जिसके अगेंस्ट चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो कंफर्ट होना चाहिए लड़कियों को कि वो बोल पाएं। जो एचआर है, एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ डेकोरेशन का तो होता नहीं है ना, जैसे किसी मल्टीनेशनल में सिर्फ वहाँ पे इवेंट्स कराने के लिए तो होता नहीं। दिस इज द मेन थिंग। मतलब लड़कियाँ अगर रिपोर्ट करें तो आगे से उनको कुछ रिस्पॉन्स तो मिले ना। बात दबाने वाले बहुत है ना यहाँ पे। सो दे शुड बी अ प्रॉपर डिपार्टमेंट फॉर दिस, और वहाँ पे रिपोर्ट होके उस पर आगे एक्शन होगा। एग्जाम्पल्स जब सेट होंगे तो 100% होएगा। So how do you handle the responsibility of a lawyer? Being a lawyer comes with so many responsibilities. So Right. how do you handle that? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लॉयर की ये है कि अपने क्लाइंट को अपडेट दो। इंडिया में प्रॉब्लम अब ये आ रही है, देसी कल्चर चलता है यहाँ पे। लॉयर्स केसेस करते थे, फॉर एग्जांपल डेट्स पड़ती हैं, हर डेट पे जाके लॉयर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि लॉयर्स कहीं पहुँचते भी नहीं है। जैसे डेट है, आप पहुँचे ही नहीं हो, फिर क्लाइंट आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसको अपडेट ही नहीं दे रहे। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयर की ये है कि आप अपने क्लाइंट का काम करो जिसके लिए आपने फीस ली है। सेकेंड आई थिंक इज यू शुड बी रियली ट्रांसपेरेंट अबाउट योर फी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे एक लमसम फी स्ट्रक्चर होता है और एक होता है पर अपीयरेंस। तो आप पहले ही क्लाइंट को बता दो भाई हमारा ये है, और फिर उसकी टर्म्स पे आप चलो आगे। थर्ड है कि पूरी मेहनत करो, जाके वो करो। एंड द फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट इज बी एथिकल। आप इन चीज़ों में मत रहो कि आप किसी को पैसा खिलाने के, चलो किसी लेवल पे थोड़ा बहुत
यू हैव टू गेट योर वर्क डन, बट ये नहीं है कि आप हर जगह जाके उसी मतलब अपने मेरिट को अपना पढ़ के तो जाओ ना एटलीस्ट। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉयर की कि पढ़ के केस जाओ आप, रिप्रेजेंट करो, और अनएथिकल प्रैक्टिस मत पढ़ो। बट दैट्स आई थिंक अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी ये है कि आपके आसपास वाले लोग अगर फॉर एग्जांपल कुछ आपसे चाहते हैं तो आपको फ्री अवेयरनेस पक्का फैलानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू माय यूट्यूब चैनल आई एम डूइंग इट, सो दैट काइंड ऑफ help if you can do to the society, that's also very good. What are the misconceptions that are associated with being a lawyer? Misconceptions in relation to girls? Girls and with the profession, with the lawyers especially. Misconceptions, देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे इंडिया में जो लड़कियाँ लॉयर्स हैं, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि ये शादी करेगी, ये तो बहुत पंगा करेगी। हाँ, लड़कियों को नहीं मिलता ना। मैट्रिमोनियल में सबसे लास्ट कैटेगरी आती है लॉयर्स की, अच्छा, कि लड़की लॉयर है, लड़की लॉयर हो, ये तो लड़ेगी, ठीक है ना, इसके साथ तो शादी, तो वो बहुत बड़ा कांटा हो जाता है। इवन कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने लॉयर्स को बैन किया हुआ है, वो हमारी भी गलती है इनफैक्ट। क्यों? क्रेडिट कार्ड्स में यू डोंट गेट क्रेडिट कार्ड्स इन चंडीगढ़ वंस लॉयर्स वर ब्लैक लिस्टेड। अब तो खुल गया सब कुछ, बिकॉज लॉयर्स खुद भी फिर नहीं देते ना, अपने काले कोट का इस्तेमाल बहुत गलत भी करते हैं ना। अच्छा, सो देर आर वेरियस मिसकंसेप्शंस, बट अगर आप सही चलोगे तो सब दूर हो जाएंगे। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, बट देन गर्ल्स ओनली हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, ठीक है ना। अगर आप ऐसी फैमिली में अगर कोई आपको ऐसा चैलेंज कर रहा है और पेरेंट्स को बोल रहा है कि यार ये, तो फिर आप मत करो वहाँ पे शादी, ठीक है ना, अपने हिसाब से करो सारा कुछ। Okay, so let's talk about marriage, divorce and family laws. What should women know about their rights in marriage? Layman language में we'll discuss. राइट्स इन मैरिज, सी लीगल एस्पेक्ट तो बहुत ही डाइवर्स है, उसका तो जानना मुश्किल है, बट देखो बेसिक ह्यूमन राइट तो सबसे पहला होता है ना। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डिस्कसिंग अ मैरिज, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी डिमांड्स जो आनी शुरू हो जाती हैं पहले से डाउरी की, इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल लड़का और लड़की की अरेंज मैरिज फिक्स हुई, लड़का ना छोटी छोटी डिमांड्स रेज कर रहा है, मेरे को तो ना इस टाइप की कार चाहिए, ठीक है ना, मेरे को तो ना इस टाइप का डिनर सेट चाहिए। अब वो एक्चुअल में तो डाउरी डिमांड कर रहा है, लेकिन लड़की सोचती है नहीं नहीं यार, यू नो शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, पेरेंट्स को ही बताती है, पेरेंट्स भी बाउ डाउन कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैरिज में पहले से ही नोटिस अगर हो रही हैं तो वहीं पे कांटा मार देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप पहले ही अगर सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो, फिर आप बाद में कैसे डाउरी के केसेस फाइल कर रहे हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अटैच टू दिस। आई थिंक द गर्ल्स पेरेंट्स हैव टू बी रियली, बट अब तो खैर दोनों तरफ से ही हो गया, लड़कियां भी कम तंग नहीं कर रही लड़कों को, तो अब केसेस बहुत ज़्यादा उस तरफ भी आ रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन मिसकंसेप्शंस। औरतों को क्या करना चाहिए अगर उनके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है थ्रू द इन लॉज और हस्बैंड? सबसे पहले तो अपने अंदर एक हिम्मत लेके आओ कि आप ये सहन नहीं करोगे, नंबर वन। इवन अ सिंगल स्लैप, यू नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। एक सिंगल स्लैप भी अगर आप सहन कर रहे हो, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नॉट फॉर वेमेन ओनली। अब तो लड़कों पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ है वो टिल्ट इतना ज़्यादा वेमेन की तरफ हो चुका है ना, कि लड़कों को कोई पूछता नहीं है। तो आजकल जो लेटेस्ट जो क्वेरीज आ रही है हमारे पास, वो ज़्यादातर मेन के लिए आ रही हैं। तो वहाँ लॉज हैं, आर देयर लॉज टू प्रोटेक्ट मेन एज वेल हु आर बीइंग, दैट देयर इज़ अ थिन लाइन। लॉज हैं पर उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना वो हो नहीं पा रही है। कई बार ऐसे हुआ है कि आपको पता भी लग रहा है दैट द गर्ल इज रॉन्ग, स्टिल यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सी व्हेन यू हैव अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको क्लाइंट की बात सुननी पड़ेगी, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब जैसे बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इवन अ रेपिस्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका राइट है टू बी रिप्रेजेंटेड। तो आपको उसके पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अब जैसे इस केस में भी, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी थिन लाइन है। सबसे पहले तो अगर लड़की बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है या फिर वो बिल्कुल भी अपना कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, सो शी शुड एटलीस्ट नो, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए इस चीज़ पे भी, कि उसको पूरे राइट्स हैं, वो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करे, सब कुछ करे, बट सबसे ज़्यादा है उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे। फैमिली जब सपोर्ट करेगी तो सारे लॉज हमारे हैं, इन प्लेस हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की को कुछ नहीं मिलेगा। सो डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा अब हो गया है ना कि इसमें मेन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके विक्टिम्स बन रहे हैं, पर उनके लिए इतना है नहीं, लॉ नहीं है इतना उनको सपोर्ट करने के लिए। बट देर आर जजमेंट्स, लेटेस्ट बहुत सारी आई हैं, जिसमें कि इवन मेंटल क्रूअल्टी जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट होता है, उस पर मेन को भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, अब डिवोर्सेस भी मिल रहे हैं। So it's growing now, law is evolving, but still there's a long time to go in India. So what are alimony and maintenance, and एक औरत उसको कब क्लेम कर सकती है? मेंटेनेंस तो कभी भी क्लेम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया,
तो शी कैन इमीडिएटली स्टार्ट. एलिमनी इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग. एलिमनी वो होती है जब आप दोनों पार्टीज़ का, जैसे इफ़ दे आर सेपरेटिंग, ठीक है, तो एक लमसम अमाउंट जो अपनी वाइफ के लिए वो देता है, ठीक है ना, उसमें वो लमसम अमाउंट जो है वो उसको लाइफ टाइम के लिए दे रहा है, वो एलिमनी है. मेंटेनेंस है उसको पर मंथ देना पड़ता है. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. वर्किंग एज वेल, तब भी कैसे डिसाइड होता है कि कितना एलिमनी देना इसमें बहुत एक्चुअली इसमें एक जजेस को बेंचमार्क्स भी हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. मतलब जजेस के टेम्परामेंट और डिस्क्रिशन पे बहुत डिपेंड करता है. अच्छा, Yes. पर्सनल टेम्परामेंट. यस. सो दैट इज़ उसका तो कोई वो बड़ा ग्रे एरिया है, उसमें लॉ कुछ नहीं कर सकता. तो उनके अपने में भी लाइक दे कॉल द बोथ द पार्टीज़, और उनसे पहले बैठ के डिस्कशन होती है, फिर दोनों पार्टीज़ की टर्म्स होती हैं, देन उसमें डिसाइड होता है कि क्या हो रहा है. मेरे हिसाब से तो जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैट्रिमोनियल जब भी, सो आई मेक इट अ पॉइंट, ऑल्दो इट्स अ वेरी मेरे लिए बहुत नुकसान है इस बात का मेरे प्रोफेशन में, बट आई ऑलवेज ट्राई कि दोनों का मसला कोर्ट से पहले रिजॉल्व हो जाए. मतलब दोनों को समझाती हूँ भाई बहुत लंबा गेम है, लिटिगेशन जो है बहुत लंबा गेम है, दोनों साइड के पैसे खर्च होंगे. सो ट्राई एंड रिजॉल्व इट हियर एंड फाइल फॉर अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स. आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके अंदर जो आपने इनको देना है और जो आपने इनसे लेना है डिसाइड करो, और 6 महीने में, अब तो 6 महीने का टाइम भी नहीं है. म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्सेज में आप, अब जजमेंट्स आ गई सुप्रीम कोर्ट में. फॉर एग्जांपल आप पहली डेट पे जाते हो, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करते हो, कोर्ट के पास उसके हफ्ते बाद एक एप्लीकेशन डालोगे आप कि हमारा 6 महीने वेट करने का कोई मतलब नहीं है, आप हमें पहले ही ग्रांट कर दो, बिकॉज ये जो मैरिज है ये ख़त्म हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुका है मैरिज का. पहले 6 मंथ्स का टाइम होता था. सो अब लॉ इस पे भी आ चुका है. मैंने कई सारे डिवोर्स यहाँ पे भी कराए हैं जिसमें 1 मंथ में ही आप एप्लीकेशन फाइल करके 1 मंथ में दोनों अलग हो सकते हैं, जो जिसने जिसको देना है एलिमनी वो दे के. सो दैट इज़ माई एफर्ट. ठीक है ना, मैं वो कभी नहीं करती कि यार आप लगे रहो, बिकॉज उससे मेरा तो बहुत फायदा होगा. कितना टाइम लेकिन लगता है उसको प्रोसीड होने में और ग्रांट म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्सेस विद इन 1 मंथ नाउ इफ यू पुट इन दैट एप्लीकेशन. अदरवाइज तो फिर कोई अंत ही नहीं है. फिर तो एक केस वहाँ से आएगा, एक केस वहाँ से आएगा, और लड़ते जाओ. होना कॉम्प्रोमाइज ही है. इन मैट्रिमोनियल मैटर्स द अल्टीमेट गेम इज कॉम्प्रोमाइज ओनली. कोई भी कभी भी जीतता नहीं है, हारता नहीं है इसमें. सो दैट्स माई होल थिंग. अगर लॉयर्स थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट कम देखें और इस चीज़ पे पढ़ें तो जो मल्टीप्लिसिटी है लिटिगेशन की, इतने केसेस आ गए, वो कम हो जाएंगे. तो डिवोर्स के केसेस कैसे आते हैं? मतलब व्हाट इज द रीजन अकॉर्डिंग टू यू दैट इज देयर फॉर द मेन रीज़न इज टेम्परामेंटल डिफरेंसेस. छोटी छोटी बात पे इधर से उधर, मतलब ईगोज. सारा तो गेम तो उसी का है ना. डिवोर्स के केस कोई ऐसे स्पेशल अलग से तो क्रिएट नहीं होते. ह्यूमन साइकोलॉजी है सारी. लड़कियां एडजस्ट नहीं होना चाहती बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट नाउ, और उनसे एक्सपेक्टेशन वही रखते हैं वो कि भाई ये तो भारतीय नारी बन के रहे. अब लड़कों के केस में भी वही हो गया. लड़कियां क्या करती हैं अब आजकल, लेटेस्ट आई हर्ड वाज दैट लड़कियां आजकल लड़के की प्रॉपर्टी के वेयर अबाउट्स मांगती हैं कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है, लड़कों के नाम पे. हाँ. अच्छा, क्योंकि बात बिल्कुल प्रैक्टिकली हो रहा है ये. आप लड़कों के नाम पे क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो भाई बाद में जाके मेरी क्या सिक्योरिटी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं होते थे ना. पहले तो सब मिलजुल के रहते थे. सो न्यूक्लियर फैमिलीज जो आ गई हैं अब बड़े इंडिविजुअलिस्टिक लोग हो गए हैं, तो उसका डिसएडवांटेज तो है ही है. आपको लगता है कि लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि अब ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, ये जो हो गया, तो इस वजह से डिवोर्सेस लड़कियों पे ही फिर वो आ जाता है कि लड़कियां ही रीज़न है, क्योंकि वो नहीं पहले तो सह लेती थी. पहले हाउ मच डू यू फेवर इट नाउ? बिकॉज गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट नॉर्मल बातें जो वो अपने घर में सहन कर लेते अपने माँ बाप की, वो इधर इन लॉज की नहीं करती सहन. जबकि वही माँ बाप ही है ना यार. तो इसलिए थोड़ा सा आप जब 2 बंदे रहोगे हस्बैंड वाइफ में भी, यू हैव टू टेक सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स हु आर स्टेइंग टुगेदर, रूममेट्स, उनमें भी तो लड़ाई होगी ना. तो थोड़ा सा सहन तो करना ही पड़ेगा. पर आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हो गए हैं, और जो आजकल का ये कलयुग का टाइम कह लो व्हाटएवर, सो इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ, इतने डिवोर्सेस तो कभी आते ही नहीं थे पहले. चीटिंग हैज नेवर नॉट बीन दैट मच, आई मीन उतना नहीं रहा है रीजन टू. चीटिंग बहुत बड़ा रीज़न है, पर चीटिंग इतना कॉमन हो गया ना आजकल कि मतलब अब तो डिटेक्टिव सर्विसेज आ गई हैं. लोग एक दूसरे के ऊपर डिटेक्टिव्स लगा देते हैं, उसकी रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट होती है, एंड देन बिकॉज चीटिंग में क्या आता है, अडल्ट्री एक ग्राउंड होता है. अब अडल्ट्री को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है. यू हैव टू एक्चुअली शो दैट द पर्सन वॉज इन द कॉम्प्रोमाइज्ड पोजिशन. आप कैसे शो करोगे?
या तो डिटेक्टिव आपकी फ़ोटो ले, तो ये ग्राउंड बड़ा कम है लेकिन कॉमन बहुत है आजकल. मतलब if in a relationship the girl has cheated, ठीक है, और फिर then she is equally उसके लिए deserving है to get the alimony and the maintenance if they file for divorce. नहीं, उन केसेस में तो अगर प्रूव हो जाए तो फिर नहीं मिलता. नहीं बनता. ना पर उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है ना. अडल्ट्री कैसे प्रूव करोगे आप? कैसे प्रूव करोगे अडल्ट्री? तो ऐसा बहुत है. एक सेक्शन 69 भी आया बहुत ही. उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अ बॉय हैज़ प्रॉमिस द वुमन. हाँ, ये देखा होगा आपने. लेटेस्ट है 69. पहले अलग होता था, 375 रेप वाले का पार्ट होता था, अभी अलग हो गया. उसमें क्या है कि अगर आप एक लड़के ने एक लड़की को प्रॉमिस कर दिया अभी आपसे शादी करूंगा, कल को उसके पेरेंट्स का माइंड चेंज हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया तो गर्ल कैन स्यू हिम इन कोर्ट. तो आप देखो ना. लेकिन अगर गर्ल का माइंड चेंज हो गया, बॉय उसको स्यू नहीं कर सकता. तो ये बड़ा ही विमेन सेंट्रिक. हाँ, 69 सेक्शन तो बहुत, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो लड़कों की तो बैंड बजने वाली है इसमें. तो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. जो नया अभी BNS आया उसके अंदर ये तो इंट्रोड्यूस क्या किया. अमेंडमेंट्स होने चाहिए टू प्रोटेक्ट? 69 पे काफ़ी रिवोल्ट हो रहा है. अमेंडमेंट्स होने चाहिए 100%. फॉर एग्जांपल अब मेरे को सबसे बड़ा क्या लगता है कि लड़कियां फॉल्स केसेस फाइल करती रहती हैं, बट उनको कोई, अच्छा फॉल्स केस फाइल हो गया, चलो फॉल्स प्रूव हो गया, डिसमिस हो गया, उसके आगे क्या? लड़कियां कहेंगी हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो देन द गर्ल शुड बी पनिश्ड फॉर फाइलिंग अ फॉल्स केस ऑल्सो ना. इस टाइप की चीज़ें तो आनी चाहिए ना, तभी वो रुकेंगे. नहीं तो कैसे रुकेंगी लड़कियां भी? इतने फॉल्स केसेस हैं तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. विमेन सेंट्रिक तो हो गया लेकिन हमें दूसरी साइड भी सोचना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. Agreed. What should women do when they are being harassed, stalked और रेप के केसेस पे जब वो होते हैं, तो इमीडिएटली इनको क्या करना चाहिए? And what are their rights at that time while filing the case? रेप के केसेस में सबसे पहले तो कंप्लेंट होती है. उसमें रेप में भी प्रूव करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें सबसे पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वो काफ़ी ब्रूटल. लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है रेप के केसेस में. बट ये जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हैरेसमेंट का केस हमने देखा है कोलकाता वाला, हाँ. तो उसमें भी अब उसको हिंट्स पहले से ही मिल रहे होंगे लड़की को, लेकिन वो इग्नोर करती गई ना. तो पहले से द डॉक्टर वन हिंट्स तो उसको मिलते होंगे पहले से ही. मेरे हिसाब से एकदम से ऐसे रेप नहीं होता. आप पहले से ही उसको, अब उस वक्त लड़कियां इग्नोर करती रहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत रिपोर्ट करना चाहिए. यू हैव टू बी रियली विजिलेंट. अब ये तो खैर गैंग रेप ही, मतलब जो भी था वो अभी तो उसका पता नहीं चला है. तो रेप केसेस में तो इमीडिएट एक्शन, बट इसमें फैमिली टैबूज वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर फैमिली सपोर्ट कर दे ना फिर लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. बट तो फैमिली सेज कि नहीं रिपोर्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बदनामी हो जाएगी. तो वो इंडिया में इश्यूज बहुत है ना उस टाइप के, बदनामी वाले बहुत इश्यूज हैं. वो सब हट जाए तो क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगे, सारे होंगे रिपोर्ट. और इनमें बहुत लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है. इफ़ यू हैव अ गुड लॉयर विद यू एंड यू हैव सो मेनी NGOs विच आर सपोर्टिंग वेमेन, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है. बट उसको पहले एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा ना. विक्टिम जाएगा तभी कुछ होगा ना, घर से उठा के तो कोई लाएगा नहीं विक्टिम को. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टैबूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से हटाने. सो व्हाट आर द क्राइम्स दैट मेन फेस, और उनको वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को? क्राइम्स मेन फेस इन व्हाट सेंस? मैट्रिमोनियल जनरली भी तो उनके राइट्स क्या हैं टू प्रोटेक्ट? नहीं, बहुत अभी तो काफ़ी है. लड़के जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहे हैं इसमें. मतलब केसेस जैसे फॉर एग्जांपल डाउरी के केसेस हैं, फॉल्स केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस खारिज हुए हैं, डिसमिस हुए हैं इन फेवर ऑफ द बॉय. तो लड़के अब छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी. अब सारे के सारे जो केसेस हैं उनमें लड़की थक जाती है बट लड़का ऊपर तक जाता है. इफ़ यू हैव अ गुड लॉयर, आई फील इफ़ ही इज़ एडवाइजिंग यू वेल, तो आप ऐसी बात नहीं कि लड़के भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल इन जैसे ये इनकम का कैलकुलेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर लड़की को 7 लाख मिल रहे हैं, लड़के को 7 लाख मिल रहे हैं, तो जज कैसे डिटर्मिन करेगा कि लड़की को कितने पैसे मिलने चाहिए फॉर द चाइल्ड, इफ द गर्ल हैज़ द चाइल्ड. तो इसमें बहुत थ्रैश हुए हैं केसेस. जैसे अभी एक केस था, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट इट्स ऑन माई चैनल. उसमें कुछ 2 करोड़ लड़की को एलिमनी ग्रांट कर दी थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको डिसमिस किया था कि ये कोई अमाउंट का वही नहीं है. There is no parameter to determine how she has been given 2 crores when she is also earning, in comparison more than the male. तो ऐसी बात नहीं है. लॉ अब चेंज हो रहा है, तो अगर हम पूरा परस्यू करें तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस डिसमिस हुए हैं इन फेवर ऑफ द बॉय. Okay.
So how can people protect themselves from online crimes like bullying and cyberbullying? साइबर बुलिंग के भी अलग सेक्शंस आए हैं. अभी जो एक्ट आया है उसमें इनफैक्ट इट्स देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो. उसमें प्रॉपर रिपोर्टिंग जब होती है उन केसेस में भी और टाइमली, उनमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपके साथ क्राइम हो जाता है ना, तब उसके बाद बहुत जल्दी करना पड़ता है आपको सब कुछ. जैसे विमेन को अब तो इतने लेवल तक आ चुका है कि इवन इफ अ पर्सन इज सिटिंग अक्रॉस द रोड और वो आपको अजीब तरह देख रहा है, वो भी एक क्राइम आ चुका है बहुत इंट्रिकेट वे में. अब यू नो IPC जो अब चेंज हो गया BNS, तो काफ़ी लॉज हैं उसमें. सो यू कैन टेक प्रॉपर लीगल हेल्प. एंड बट बस एक ही प्रॉब्लम है कि इन चीज़ों की ना नॉलेज कॉमन आदमी को नहीं है. नहीं है. सो आई थिंक लॉयर्स कैन वर्क टुवर्ड्स इट. तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था कि आप कुछ कॉमन मैन को कुछ नॉलेज दोगे कि आपके ये राइट्स हैं, ये लॉज हैं आपके फेवर में. और वो सोचता है यार इसके लिए क्या क्राइम, इसके लिए मैं पुलिस जाऊँगा वो तो मेरे को भगा देंगे. जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन जाने का जो एक टैबू है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए. इसके पुलिस लिए कितनी कोऑपरेटिव है ऐसे केसेस में? पुलिस कोऑपरेटिव है भी और नहीं भी, ठीक है ना. बट अगर आप प्रॉपर लॉयर लेके जाओगे, अगर बंदा खुद चले जाए तो फिर उसको शायद किसी ना किसी, क्योंकि ओवरवर्कड है पुलिस इंडिया में, ठीक है. उनको बहुत ज़्यादा हर जगह फैला के रखना पड़ता है, स्टाफ कम है, क्राइम बहुत ज़्यादा है. इसलिए इफ़ यू गो विद अ प्रॉपर पर्सन, लीगल हेल्प, तो दे विल हियर यू एंड डू एवरीथिंग रिटन. जैसे कोई आपने अपना एप्लीकेशन फाइल की, रिसीविंग लो आप प्रॉपर जाके प्रॉपरली उसको परस्यू करोगे तो होएगा. ऐसी बात नहीं है, जस्टिस मिलता है ऐसा भी कुछ नहीं है. Okay. So as a lawyer, how do you decide that you want to take this case? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एक मेरे पास केस आया था, मैं व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ सीनियर हियर, तो उसमें रेप विक्टिम खुद था वो. अब मेल खुद था विक्टिम, एंड आई न्यू एंड ही एक्सेप्टेड दैट आई एम विक्टिम. नहीं सॉरी, ही हैड डन. यस. तो वो केस मैं नहीं कर पाई थी. मैंने अपने सीनियर को बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगी ये. ऑल्दो इन माई लीगल प्रोफेशन आई हैव टू टेक अप अ केस विच कम्स टू मी, बिकॉज हर एक को अपने उसका राइट है. अब हम लोग जैसे बड़ा मीडिया थ्रैश करता है कि यार राम रहीम का केस क्यों लड़ रहे हो. लॉयर की तो ड्यूटी है, उसने क्या करना है, किसी को तो रिप्रेजेंट करना है ना. जो हमारा फंडामेंटल राइट है टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, वो तो हर एक बंदे का है ना, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे वो है. उसके बाद मुझे, यू विल बी सरप्राइज्ड द अमाउंट ऑफ क्रिमिनल केसेस आई हैव गॉट. उसमें फॉल्स कंप्लेंट्स लड़की की थी आज तक. एक आध केस आया मुझे जिसमें एक्चुअली कुछ हुआ है, पर ज़्यादातर केसेस में फॉल्स कंप्लेंट्स जो थी वो गर्ल्स की तरफ से थी, तो केसेस झूठे थे. अच्छा. अदरवाइज आई मेक इट अ पॉइंट कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में तो सबसे पहले मैं काउंसलर ही बन जाती हूँ. उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि जब कोर्ट में भी जाना तो मिनिमल से मिनिमल लिटिगेशन हो इनकी और जल्दी मैटर्स रिजॉल्व हो जाए. दैट इज माई मेन एम. ऐसी लड़कियों से डील किया है, मतलब उनकी साइकी क्या होती है, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट व्हेन दे डू इट? आई मीन बस साइकी फेक फेमिनिज्म होता है. एक फेमिनिज्म है और एक फेक फेमिनिज्म भी आ गया ना. फालतू में ही आप किसी को अपनी कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, आई डोंट नो. सो दे जस्ट वांट टू प्रूव देयर पॉइंट. तो उसमें अब किसी ने कंप्लेंट फाइल करनी है, उसको बहुत समझा देते हैं, तो नहीं समझती तो फिर हम ड्राफ्ट करके डाल देते हैं. फिर क्या कर सकते हैं हम आगे. बट जहाँ तक मेरे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरे अंदर से कॉन्शियस अलाउ ना हो, फिर मैं लेती नहीं मैटर. दैट इज़ माई होल थिंग. Okay. So what steps should someone take if they want to file for a divorce process? Process is that first of all you have to make an effort to speak to the party. फिर दोनों लॉयर्स को मिलना चाहिए कि डिवोर्स नीडेड भी है कि नहीं. और अगर बिल्कुल ही आपकी टॉकिंग टर्म्स नहीं है तो आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट डालोगे सबसे पहले, उसको FIR में कन्वर्ट करवाओगे. उसके बाद आप अगर वो वाला 498A ज़्यादातर हम लोग करते हैं, जो अब चेंज हो चुका है, विच इज़ डाउरी की कंप्लेंट डलती है, फिर वो कन्वर्ट होती है, फिर अल्टीमेटली एक डिवोर्स केस डलता है. डिवोर्स केस फाइल होता है, कंटेस्टेड मीन्स कि दूसरी पार्टी आएगी. म्यूचुअल पे पहले ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, फिर आप अपनी तरफ से ग्राउंड्स लिखते हैं, उसमें कई सारे ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करके. अगर आपने लड़के को फंसाना है तो मल्टीपल टाइप के केसेस डाल के आप कर सकते हो, और लड़का भी आगे से वैसे ही रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो ये बहुत वाइड वो है. तो कभी किसी एक पार्टनर को चाहिए डिवोर्स, दूसरे को नहीं चाहिए, तो फिर वो वाला कितना लंबा जाता है? वो भी जाता है. एक पार्टनर को अगर चाहिए तो वो फाइल कर देता है, वो कहती है मैंने देना ही नहीं है, तो वहाँ सारा. और इसमें पिसते बच्चे हैं, क्योंकि वो लटके रहते हैं तब तक. उतनी देर में ड्यूरिंग द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जो मेल होता है जिसने फाइल किया, उसको मेंटेनेंस तो देनी पड़ती है वाइफ को. एक्चुअली वो जो फंडा है ना, दैट होल पॉइंट दैट द मेल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फैमिली,
यू नो इवन इफ द फीमेल इज अर्निंग क्वाइट वेल, वो जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो कुछ भी कर लो, आपको मेल को ही उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि फीमेल मेल को, अब इक्वालिटी हम मांग तो रहे हैं बट दोनों फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और दोनों की और एक फीमेल की जॉब लग जाती है, फिर भी ये एक्सपेक्ट होगा कि मेल ही उसको मेंटेन करे जबकि वो अर्न कर रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि फीमेल मेल को मेंटेनेंस दे। तो वो जो सोसाइटी के जो क्लीशेज है ना, वो इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, यस यस। तो कस्टडी कैसे डिसाइड होती है बच्चे की? कस्टडी एक्चुअली 12 साल से जब नीचे बच्चा होता है तो फीमेल को ही मिलती है ज़्यादातर केसेस में। 12 साल से जब ऊपर हो जाता है तो जज क्या करता है, अपने कमरे में बुलाता है दोनों पार्टीज़ को और बच्चे से पूछता है आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अब उसमें मदर उसको ट्यूटर कर दे या जो भी कर दे वो अलग बात है, बट इन दोज केसेस एंड द चाइल्ड यू नो टेक्स अ डिसीजन कि मेरे को पापा के पास जाना है कि मम्मी के पास। देन द वेदर द पेरेंट हैज़ अ हाउस, वेदर द पेरेंट हैज़ समबडी टू टेक केयर, वो सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जज उससे डिसाइड करता है कस्टडी। ओके, सो व्हाट आर प्रीनप्स एंड डू यू थिंक कि उसमें कुछ दे आर मोर कॉमन इन द कंट्री नाउ? प्रीनप्स इतनी कोई इसकी इफेक्टिवनेस इंडिया में तो है नहीं है अभी फिलहाल, एंड प्रैक्टिकली मैंने तो अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं किया प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट, क्योंकि इसको आप कर तो लोगे, फिर इसको आप वो कैसे करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे। मतलब इन माई करियर आई हैव नॉट डन इट, पीपल मस्ट बी डूइंग इट, बट वही है ना, प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट में जो टर्म्स हैं वो तो बदलती रहती हैं आगे जाके, फिर उसको आप अप्लाई कैसे करोगे। सो प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू मी अभी तो थोड़ा शेकी है इंडिया में। होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई डोंट थिंक सो। एक रिलेशनशिप आप किसी अग्रीमेंट पे नहीं खड़ी कर सकते, मेरे हिसाब से तो ये है। मतलब हाउ कैन यू डिसाइड द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, यू नो रिलेशनशिप्स आर डिस्टाइंड, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। एक मेरे को लगता है आज की डेट में ना स्पिरिचुअल नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिलीजन तो हम कर रहे हैं बट स्पिरिचुअलिटी में कोई नहीं जा रहा, और अगर थोड़ा सा अपना बेंट ऑफ माइंड रखें तो ये आएंगी नहीं प्रॉब्लम्स। सोसाइटी डीजेनरेट हो रही है over the time, that is why all relationships are also going. So according to you, what is the formula of strengthening the relationship? Foundation क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन ट्रस्ट होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी कम होनी चाहिए दोनों तरफ से, और अगर अपने अपने उसमें सिक्योर हैं दोनों फीमेल एंड मेल तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी दोनों में से इनसिक्योर है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इनसिक्योरिटी हटाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए फ्रॉम बोथ द पार्टीज? इनसिक्योरिटी हटाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाओ थोड़ा, मतलब अंडरस्टैंड करो कि क्या ह्यूमन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक मिलेगा दूसरा भी पता नहीं कैसा मिलेगा, तो देयर इज नो। पहले क्या होता था, अब लोग एक ही रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोलेस्ट हो रहा है या फिर बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पीपल यूज टू टेक अप यू नो थोड़ी बहुत कमियां तो सहन करते थे। आजकल तो जो जो सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है ना, सो आई थिंक थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उस चीज़ पे। काउंसलिंग होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सो मेनी मैरिज काउंसलर्स आजकल, तो उनके पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा वर्क करना चाहिए। फिर कुछ भी नहीं हुआ देन यू कैन डिसाइड ऑन सेपरेटिंग, बट थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए। एकदम से ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हमारी फैमिली में कभी इंसिडेंट हुआ है, बेचारे वो उन्होंने सब कुछ किया, इट वॉज अ लव मैरिज, और विद इन 2 days वो लड़की चली गई। हर पॉइंट वॉज दैट मुझे मम्मी जो है, मेरी सास मुझे सुबह टिफ़िन क्यों पैक करके देती है। Oh God. It's our own family. Imagine. This is too much interference. Why? And the mother-in-law is packing a tiffin only. Oh God. अच्छा. और उसमें टिफ़िन पैक करिए बेचारी, वो उसमें क्या हो गया फिर? कहती है तो टू मच है, बट शी डजंट वांट टू स्टे सेपरेट ऑल्सो, शी वांट्स द मनी ऑल्सो। इट वॉज अ लव मैरिज, इन 2 days शी वेंट ऑफ। And now? नाउ शी फाइल्ड वेरियस केसेस। अब ये पिस रहे हैं। Oh God. पॉइंट है नहीं कुछ भी, मीटिंग्स होती है उसमें कोई पॉइंट नहीं है। पूरी मैरिज लड़के वालों ने कराई, लड़की वालों को 1 रुपया खर्च नहीं कराया। देयर वाज नो डाउरी, नथिंग। द होल मैरिज फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो, दे वर हैंडल्ड, द फाइनेंसेस वर डन बाय द मेल। मतलब इतनी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई डोंट नो कि एक्चुअली वही सोशल डीजेनरेशन आ चुका है और डिप्रेशन आ गया है, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेंटल जो अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए लोगों को। हाँ, इनसिक्योरिटीज को हटाने के लिए यू हैव टू काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअली ग्रो योरसेल्फ। Yes, yes. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वुमेन में भी तभी आ जाती है इनसिक्योरिटीज इफ दे आर नॉट वर्किंग। और आजकल तो बहुत वो हैं, जैसे इतने सारे फोरम्स ऑनलाइन आ गए हैं, आप सुनते रहो उनको। ब्रह्म कुमारीज हैं, ये राधा स्वामीज हैं, देयर सो मेनी फोरम्स वेयर यू कैन गो एंड यू नो ग्रो योर पर्सनालिटी, अपनी इनसिक्योरिटी खत्म करने के लिए। बट जिसको नहीं जाना फिर उसको नहीं जाना।
What are some basic rights that every Indian should know? Every Indian should know. हाँ, basic rights in simple language. I think right to life and liberty, freedom of expression. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आई थिंक वो थोड़ा सिंपल टर्म्स में ना, जैसे रील्स हम देखते रहते हैं ना आजकल, तो सिंपल टर्म्स में वो बार बार रील्स पे आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ यू नो प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन, ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिंपल लैंग्वेज में बोलने चाहिए, सो दैट एवरीबडी नोज कि उनका बेसिक राइट क्या है, राइट टू लिव, राइट टू फ्रेश एयर, एनवायरनमेंट. तो ये मेरे को लगता है रीलों पे ना ये वाली चीज़ें ज़्यादा सर्कुलेट होनी चाहिए. So what's your take on practice of Hindutva in the country? Because sometimes we see so many videos where even I saw videos वहाँ पे Zomato delivery guy he was a Hindu, he was wearing a Christmas dress ना. Okay. And I don't know, some guys उसने उसको वो उतरवा दिए कपड़े उसके and saying that you are a Hindu and बोलते जय श्री राम बोलो. What's your take on such attempts done by फ्रिवलस, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड सी ऑल प्लेसेस. आप बाइबल ले लो, ये ले लो, सब एक ही तरफ जा रहे हैं यार. क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट इज़ हिंदुत्व? हिंदुत्व का क्या मतलब हो गया? अगर तो आप अपने कर्मास क्लियर कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर रहे हो, आगे लोगों की हेल्प कर रहे हो, तब तो आप ठीक हो. बट इफ़ यू आर डूइंग हिंदुत्व एट वन पॉइंट एंड दूसरी तरफ आप harassing someone on the name of religion, Yes. that is very bad. दैट इज़ वेरी बैड. दूसरी तरफ आप एक कुत्ते को लात मार रहे हो, तो क्या इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं. आई थिंक ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली रिलीजन. जो अकबर ने डिसाइड किया था ना एक बार कि वन रिलीजन फॉर ऑल, अगर उस टाइम वो हो जाता तो आज हमारा ये टाइम नहीं आता. ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन. बाकी आप चाहे जिस मर्जी रिलीजन, जितने मर्जी, एक्चुअली हम आउटर पे बहुत काम कर रहे हैं. एक मेडिटेशन होती है चीज़, अंदर तो हम जा नहीं रहे, बाहर पे ही काम कर रहे हैं. तो जब बाहर पे, अब आजकल आप देखो इतना सोशल मीडिया, वेडिंग्स, आप बिग प्रोजेक्ट्स, तो आउटर पे तो हम अपनी स्किन को ये सब कर रहे हैं, अंदर पे तो कुछ भी नहीं कर रहे ना. सबसे पहले तो स्कूल लेवल पे मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड ये लेवल स्टार्ट होने चाहिए इमीडिएट. सारे स्कूल्स में कंपलसरी होना चाहिए, एटलीस्ट सम हाफ एन आवर क्लास इन द मॉर्निंग, जिससे कि हमारी ह्यूमिलिटी और जो है ना, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा एक्चुअली. आपको ह्यूमैनिटी तो सिखा नहीं रहा है. कट्टरपंथी से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा. बट फिर ऐसे हो जाता है ना, द अदर रिलीजन दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट टीचिंग देम देयर रिलीजन, Yeah. एंड ऑन द अदर हैंड जो हम लोग हिंदू हैं वहाँ पे नहीं सिखाया गया, उसकी वजह से हो जाता है कि आई थिंक वहाँ पे कट्टरपन ज़्यादा आ जाते हैं. एंड सम हिंदूज नहीं, अपनी वैल्यूज़ को हमें यू नो जो इनग्रेन्ड है, बेसिक वैल्यूज़ को रखना चाहिए हमें. अपने उनको भूलना नहीं चाहिए कल्चर को. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कल्चर्स को, जैसे कपड़े उतरवा दिए आप कह रहे हो, दैट डजंट मीन फिर, आई मीन एवरीबडी इज लीडिंग टू द सेम प्लेस. सब एक ही गॉड की तरफ, एक ही है गॉड. तो ये तो हमने खुद बना रखा है ना सब कुछ. तो ये ह्यूमैनिटी का रिलीजन पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से. सो लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? आई एम गोइंग टू say a sentence and you have to answer in a sentence or a word. Okay. As per your convenience, right? Sure. What's the biggest myth people have about lawyers? That they are very, very, they have the fighting ability. Like they will argue with you at any time, which is a myth. We are also human beings. Okay. Your favorite jewelry design from your collection? My husband had designed this tie for, जैसे मालाएं होती हैं, so it's a necklace tie. Acha. So that's the favorite piece till today. Okay. So what do you enjoy more, being a lawyer or an entrepreneur? Very difficult question. I enjoy everything actually. जो भी काम दे दो, I'll enjoy that. Designing I love, and I love arguing also in court. Okay. So one law you think should change immediately? Section 69. We BNS. talked about it. Yes. Immediate effect. Okay. A tip for someone going through a tough marriage or divorce? A tip. A tough marriage or divorce. Try to reconcile immediately. Don't go to courts. Try to wrap up out of court. You will save money and you will save time. Okay. What qualities should someone have to be a good lawyer? I think one should be confident and ethical. Money-minded up ho jao, but not to that extent. Try to minimize the cases that are going in courts. Try to counsel people more.
आपको लगता है कई बार हो जाते हैं बहुत मनी माइंडेड लॉयर्स एंड हाउ मच डू दे सक्सीड इन देयर हर बार ही हो जाते हैं, एक बार नहीं हो जाते. दे वांट टू मल्टीप्लाई केसेस, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला हमको अल्टीमेटली. तो उसकी वजह से नॉर्मल लोग जो फाइल करते हैं वो हरास होते हैं. उसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी की बेइज्जती होती है ना. सो देन वी शुड ऑलवेज ट्राई दैट बी थिंक लाइक अ ह्यूमन, कि हमारे सामने भी ह्यूमन बैठा है, इसका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, इसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है. जो हमारा वाजिद अपनी जो काम की कमाई लो यार, लेकिन उससे ऊपर मत करो ना. डोंट एक्सप्लॉइट एनीबॉडी. हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि हमें एक्सप्लॉइट करने वाला है लॉयर. तो मतलब नहीं लगता नॉर्मल लोगों को पता नहीं लग रहा कि शायद हमारा पता use नहीं हो रहा है. लगता. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सारे बहुत ज़्यादा वो हैं, पीपल आर वर्किंग वेरी वेल ऑल्सो. बट ये तो आपकी लक है, आपको पता चल जाता है, इंस्टिंक्ट आ जाती है आपके अंदर. लेकिन अगर हम खुद एफर्ट लगाएंगे तो मिल जाएगा हमें भी अच्छा लॉयर. बट ये जो अपनी फ्रेटर्निटी की जो बेइज्जती हो रही है, इसी वजह से हो रही है, कुछ लोगों की वजह से. ठीक है. एंड द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर और फीस, उनके लिए कोई है? यस देयर आर फ्री मीडिएशन सेंटर्स, जैसे कि मैट्रिमोनियल मैटर्स में मीडिएशन सेंटर है इन कोर्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट एंड वो वहाँ पे सीधा जा सकते हो आप. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसमें फ्री लॉयर्स आपको मिलते हैं. और जेन्युइन होते हैं वो? हाँ जी, दे आर जेन्युइन एंड दे आर पेड बाय द कोर्ट ओनली. तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना ही लॉयर करना पड़ेगा, आपको कोर्ट लॉयर अपॉइंट करके देती है और फीस भी कोर्ट ही देती है उसकी. और जल्दी हो जाता है रिजॉल्व वो? जल्दी तो बहुत बड़ी एक मिथ है इंडिया में, जल्दी कुछ नहीं होता. अब कोविड के बाद तो इतनी ज़्यादा देयर इज सो मच ऑफ पेंडेंसी कि अब जल्दी का तो बहुत मुश्किल है. टाइम लगेगा कोर्स में. ओके. सो एनी टिप फॉर द लॉ स्टूडेंट्स और हु वांट टू बी लॉयर? या सी एक्चुअली अगर आपने तो प्रोफेशन में आना है तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट दैट लीगल प्रोफेशन कोई ईजी नहीं है. कोर्ट में जाके आपको केसेस भी करने पड़ेंगे, किसी का जूनियर भी बनना पड़ेगा और अपना भी सोचना पड़ेगा आप कैसे काम ला रहे हो. ठीक है, कंपनीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, आप जाओ. बट आई वुड से दैट यू नो पीपल शुड कम टू द प्रोफेशन ऑल्सो. कंपनी की जॉब बड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, आपको मंथली सैलरी मिल रही है. बट एक्चुअली तो हमें कोर्ट्स में जाके लिटिगेट करना चाहिए, न्यू जनरेशन को आना चाहिए, इससे लेवल बढ़ेगा कोर्ट्स का भी. हाउ डू यू समटाइम्स कीप योर ईगो असाइड? कई बार होता है ना प्रोफेशन में अपनी ईगो भी आ जाती है किसी केस में, तो हाउ डू यू मैनेज टू काइंड ऑफ कीप? ईगो तो लाइफ में ही बेकार है. किसी भी जंक्चर पे अगर ईगो आती है तो इट्स नॉट गुड. जज के सामने भी ईगो आ जाती है कई बार जजेस झाड़ देते हैं बहुत बुरी तरह से. सो बट यू विल नॉट गेट एनीथिंग विद ईगो. सो कभी कभी रिएक्शन लेवल अपना कंट्रोल करना पड़ता है, तो ईगो तो कंट्रोल ही करो तो बेटर है. आई मेक इट अ पॉइंट कि थोड़ा अपने आप को झुक के चलो तो बेटर रहता है लाइफ में. ओके. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस? आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट. जिसने अपना स्टार्ट करना है, बिकॉज हर बंदा अलग है, हर बंदे के फैसेट्स अलग हैं, हर बंदे की. मेरे ख्याल से घर से भी शुरू कर सकते हो. बेस्ट टाइम टू डू इट. जो करना है करो. और जो ये पेरेंट्स है जो इंजीनियर डॉक्टर ये सब डिफंक्ट हो चुका है अब. अब तो बच्चों को करने दो जो करना है. इतने एवेन्यूज है, इतना कुछ है. मुझे तो अभी लगता है 10 चीज़ें और करनी चाहिए मुझे. सो इट्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू. Okay. Yeah. So how can women manage work-life balance and handling their work and personal life as well? I think it really depends on the person you marry with. वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता. अगर आप ही लगे रहोगे, हर चीज़ करते रहोगे, हस्बैंड को 50-50 सब करना है साथ में, तभी कुछ हो पाएगा. अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये जो मदर्स हैं आज जो अभी बच्चे अपने लड़के पैदा करिए, उनको सिखाना पड़ेगा अभी सब कुछ, फ्रॉम कुकिंग टिल एवरीथिंग, सो दैट यू नो द वुमन डज नॉट हैव टू. ये क्वेश्चन आदमी से तो कोई पूछते नहीं, हाउ डू यू हैंडल वर्क लाइफ बैलेंस. तो ये हमसे क्यों पूछते हैं. पॉइंट ये है कि जो इस अभी के तो खैर सारे, लाइक इवन माई हस्बैंड, ही शेयर्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मी. तो आई थिंक बेस्ट वही है कि दोनों आराम से करो, थोड़े काम तुम करो, थोड़े तो सब मैनेज हो जाएगा. So what are your rights when you are arrested for any crime? When you're arrested? Someone is arrested. It depends on the crime. It depends on the section under which you are arrested. कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है. कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं. तो वो हर सेक्शन के हिसाब से होता है. बट ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव अ लॉयर. फिर आपको लीगल एडवाइस वहाँ से मिलेगी एंड फिर आप आगे बढ़ सकते हो. What steps should be taken if someone harasses you online? रिपोर्ट द मैटर. साइबर सेल बहुत एक्टिव है आजकल.
एंड उसको ब्लॉक करो एंड ट्राई टू फाइंड द क्रेडेंशियल्स, उससे चैटिंग रोक दो उसी टाइम एंड सीधा पुलिस को रिपोर्ट करो। बट इसको दबा के नहीं रखना, वट एवर द क्राइम इज। जो भी जिस मर्जी टाइप की हैरेसमेंट वो कर रहा है उसके चंगुल में मत आओ। Do you think that there should be strong law against the usage of social media as well? Because there is इतना content आ रहा है which is like very vulgar Obscene. and obscene. Right. So you think that there should be a strong law? There for is a that strong also? law on this also. अभी डेवलप हो रहा है इंडिया में IT एक्ट, तो उसके अंदर बहुत कुछ है जो आ रहा है अभी। बट इसमें वही है, फिर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग ही नहीं हुई तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्राइम हो रहा है कहीं। अभी फॉर एग्जांपल अंकुश बहुगुणा है जो एक इन्फ्लुएंसर है, I know. सो ही वाज साइबर अरेस्टेड फॉर 40 आवर्स। इमेजिन अगर वो बीच में बिना डरे किसी को जरा सा एक मैसेज भी लिख देता तो 40 आवर्स तक वो वीडियो कॉल पे था। इमेजिन साइबर क्राइम है कितना बड़ा। अगर वो बीच में, मतलब हम लोग थोड़ा सा डर बहुत ज़्यादा जाते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। अगर हमें ऐसा पता चल जाए कि ऐसे कोई वीडियो कॉल पे कभी कोई इंटेरोगेशन हो ही नहीं सकती, उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था। मतलब मैंने आधी देखी थी, वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी जो रील्स चल रही है ना आजकल, हाँ, ये सारी सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को देख रहे हैं। सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, उस पर लॉ क्यों नहीं चलता, उस पर कोई इन्फॉर्मेटिव क्यों नहीं चलता? या फिर लोग देखना ही नहीं चाहते, डिमांड ही नहीं है तो फिर सप्लाई कैसे होगी? जब तक अपने सो आई थिंक थोड़ा इस पे फोकस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो इज़ व्हेन अंडर 18 जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ जो क्राइम्स होते हैं, इसकी अलग कैटेगरी बनी हुई है। उनकी पनिशमेंट्स भी अलग है। सो बहुत हीनियस होते हैं ये भी कैटेगरी। जो बच्चों के साथ क्राइम्स होते हैं इनमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स से सेक्शंस है। सो ये वो वाले क्राइम्स है। इनके जो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस जो लॉयर्स करते हैं उसमें है। आपको लगता है अभी पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए अबाउट इट? हमारे टाइम पे तो पता भी नहीं होता था दैट क्राइम्स आर हैपनिंग, एंड जब बड़े होते तब रियलाइज होता शायद कि हमारे साथ एंड इट लीव्स अ वेरी ह्यूज ट्रॉमा ऑन योर साइकी, राइट? सो आई थिंक देयर इज अवेयरनेस इन द पेरेंट्स नाउ। सो ओके, पर रिपोर्टिंग की अभी भी इशू है इसमें भी। हाँ, वहाँ पे प्रेस्टीज उस पे आ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है, फैमिली की रिस्पेक्ट पे आ जाता है। आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक इसमें ना काउंसलर्स बहुत ज़रूरी हैं स्कूल्स में। वैसे भी पेरेंट्स को बच्चों को काउंसलर्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चे पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो काउंसलिंग पे जाना तो आजकल मेरे ख्याल से मैंडेटरी है। इन स्कूल्स तो होते ही हैं काउंसलर्स, अदरवाइज ऑल्सो एवरीबडी शुड गो टू अ काउंसलर, आई फील। आई थिंक इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर हु डज इट। डू यू फील दैट इट्स अ बिट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट्स मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं बोल सकते, मतलब, बट ये बस वही है, एक टैबू का एक साइड इफेक्ट समझ लो, या फिर आई डोंट नो सप्रेस्ड इमोशंस। जो करता है उसकी कौन सी लाइफ आसान है? उसका भी चाइल्डहुड बहुत अजीब हुआ होगा, तो उसका ये हुआ आगे रेपरकशन। Okay, so please educate the audience about child and senior citizens' rights, because these two sections are very vulnerable. चाइल्ड के लिए बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में, जैसे पॉक्सो हो गया, देन चाइल्ड क्राइम्स और भी हैं, देन मेंटेनेंस हो गया, ये सारे चिल्ड्रन के लिए लॉ हैं। सीनियर सिटीजन्स का अलग से सेक्शन है, इसकी कोर्ट अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में एक अलग से सीनियर सिटीजन कोर्ट है। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल बेटे ने केस डाल दिया और पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया, उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की, सो दोज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय सेट ऑफ लॉयर्स। कोर्ट भी अलग है उसकी, सीनियर सिटीजन कोर्ट होती है अलग से। तो उनके वेलफेयर के लिए क्या रहता है फिर? उसमें आप केस फाइल कर सकते हो, थोड़ा सा SDM उसको सुनता है और उसके जो डिस्पोजल है जल्दी होता है, फास्ट ट्रैक पे होता है, क्योंकि ओल्ड होते हैं ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स, तो फास्ट ट्रैक पे उसका होता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट व्हाई पीपल बिकम लाइक दिस, कि अपने पेरेंट्स जिन्होंने उनको, बस वही पैसे का खेल है सारा। मनी माइंडेड होगी सोसाइटी बहुत ज़्यादा, वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, सोशल डीजेनरेशन आ चुका है, उसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को ही। एंड दूसरा एक, बिकॉज ऑफ द शो ऑफ इन द सोसाइटी, मनी हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट। पहले लोग बड़े सेटिस्फाइड होते थे, पुराने ज़माने में लोग थोड़ा बहुत भी होता था, दे यूज्ड टू बी। अब शो ऑफ ही इतना ज़्यादा है, तो दे हैव टू मैच अप टू दैट। उस प्रेशर के अंडर आ रहे हैं लोग। 2 रोटी से तो काम नहीं चलता ना आजकल, तो यू नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। दैट्स द मेन रीज़न फॉर दिस। तो पेरेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, कि इतना प्यार में भी नहीं चल जाना अपने बच्चों को, कि दैट दे गिव एवरीथिंग दैट दे हैव टू द चिल्ड्रन, एंड बाद में ये हो जाता है दे जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ द हाउस? वो अब वही है कि यू शुड प्रोटेक्ट योर पेपर्स। मेरे हिसाब से तो इंडिया में इसका भी बहुत बड़ा टैबू है कि 60 पे विल बन जानी चाहिए।
60 इयर्स पे हर पेरेंट को इंडिया में विल बनानी चाहिए फोर्सिबली। अब यहाँ पे तो क्या होता है कि जैसे हिमाचल ही ले लो आप, यू फ्रॉम हिमाचल, वहाँ तो विल की बात करना ही एक बहुत बड़ा टैबू है। अच्छा ये तो लालच कर रहा है, भाई उसमें लालच क्या है, उसमें तो एक, अगर आपकी विल बन गई 60 इयर्स में पेरेंट्स की, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। उनको पता है उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, झगड़े होंगे कैसे। हाँ, सिबलिंग्स में भी फिर कितना जाता है, बिल्कुल, वहाँ क्लियर हो जाता है सब कुछ, सब कुछ क्लियर है। अगर वैसे तो अब 50% लड़कियों को भी सब कुछ मिलता है, तो मतलब द होल फैमिली इज क्लियर कि भाई विल बन चुकी है, तो ये बहुत ज़रूरी काम है, इससे काफ़ी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। लड़कियों का घर नहीं होता, ये एक वो होता है ना कि लड़कियों का घर नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर इट, इफ यू आस्क देन यू आर अ बैड सिस्टर, बैड वो। तो फिर आपको क्या लगता है कि कितना इसमें तो पेरेंट का रोल होता है। लाइक फॉर आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, माई पेरेंट्स, माई मदर एक्सपायर्ड ऑन 9th of December, शी इज़ नो मोर विद अस, बट उन्होंने पाला ही ऐसे है कि बचपन से उनको ये था कि 50-50 दोनों बच्चों को मिलेगा, तो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही क्लियर कर दिया सब कुछ। एंड इनफैक्ट वी टुक अ लैंड जिसमें कि इस वक्त जो हमारा सेटअप है वो ये है कि टुक अ 2 कनाल प्लॉट जिसमें कि 2 फ्लोर उन्होंने अपने लिए बनाए, और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसका राइट मुझे दे दिया बनाने के लिए। सो वी आर स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग। आई कंस्ट्रक्टेड माई ओन फ्लोर, बट नीचे मेरे पापा हैं अब, बिकॉज मम्मा तो है नहीं, बीच वाले फ्लोर में मेरा ब्रदर है, ऊपर हम लोग रह रहे हैं। सो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू एंड योर ब्रदर हैव ऑन इट? दे ओनली सॉर्टेड थिंग्स फॉर अस। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 50-50 सब दे रहे हैं, तो तुझे मैं ऊपर के फ्लोर पे बनाने का राइट दे रही हूँ, तो अपने पैसे लगा घर पे। तो इस पे भी काफ़ी कल्चरली बहुत होगा ना कि लड़की, मेरे इनफैक्ट माई फादर टोल्ड मी कि उनके फ्रेंड्स ने बोला कि अरे लड़की को ऊपर रखोगे तुम, जबकि अगर हम किसी मल्टी लेवल बिल्डिंग में अगर हम ऊपर नीचे रहें तो बात वही है, नेबर हम उनके वही रहेंगे। बट उन्होंने अच्छा ये ऑल्दो आई एम स्पेंडिंग माई ओन मनी ऑन दैट फ्लोर, सो अब ये पेरेंट्स को करना पड़ेगा कॉन्शियसली कि वो लड़की और लड़के को इक्वल ट्रीट करें, और उसको भी उतना ही सपोर्ट करें और उसको भी उतना ही सपोर्ट करें। एज अ गर्ल ऑल्सो आपको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्यों प्रोटेक्ट करना है, मेरे माँ बाप ने मुझे पैरों पे खड़ा कर दिया। नाउ आई एम सेल्फ सफिशिएंट। मुझे किसी पे, अब मेन प्रॉब्लम तब आती है जब लड़की फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, तो अपना डिसीजन नहीं ले पाती। पूरी लाइफ लड़कियां मार खाती रहती हैं, उसी घर में बैठी रहती हैं, जाएंगी कहाँ? माँ बाप उनको कहते हैं तुम्हारी तो अर्थी वापस आएगी, तुम मत वापस आना, कहाँ जाए फिर लड़की? तो सबसे पहले तो पढ़ो लिखो, हैव योर प्रोफेशन, हैव योर मनी, और ये बातें करनी बंद कर दो कि मुझे कुछ दिला देना। हस्बैंड को कहती हैं लड़कियां तुम दिला दो, दिस इज क्रैप मेरे हिसाब से। तो खुद करो यार सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है? हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करो टू रन द हाउस, 50 या 70% सपोर्ट करो। तो ये मेंटालिटी लड़कियों की भी अजीब है ना थोड़ी, तो ये सब वाइस वर्सा होता है। Okay. So what are the some basic employee rights that most people aren't aware of? एम्प्लॉय राइट्स आर वेरी वीक इन इंडिया। उसमें लेबर लॉज तो हैं, बट HR डिपार्टमेंट जो एक देता है उसको कोई पढ़ता भी नहीं है। बट बेसिक राइट्स तो वही हैं कि आपके वेजेस आपको टाइम पे मिले, एंड इस पे भी एक लॉ है। बट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवाते हैं, पर उसकी ना जो एप्लीकेबिलिटी इंडिया में एनफोर्समेंट उसकी वीक है अभी लेबर लॉज की। देयर इज़ अ सेपरेट कोड फॉर दैट ऑल्सो, बट अभी मल्टीनेशनल वगैरह पे भी थोड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। Okay. So what legal protection exists for women during maternity leave? लीगल प्रोटेक्शन हाँ, ऐसी maternity leave के टाइम पे उनके क्या राइट्स हैं उस टाइम पे? वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनी 6 months की दे देती हैं, कुछ कंपनी बिल्कुल भी नहीं देती हैं। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स। वैसे तो यार मैं बताऊँ तो माई मदर वॉज वर्किंग टिल द लास्ट डे ऑफ हर प्रेगनेंसी। शी टुक लीव ओनली व्हेन यू नो, अगले दिन उनका सिजेरियन था तो उसके बाद। तो आई थिंक अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए काम पूरे टाइम। डिप्रेशन से बचते हो आप। मतलब आई डोंट हैव अ चाइल्ड येट, बट स्टिल आई फील काम करते रहोगे तो ठीक रहोगे। बाकी अगर आपको कंपनी लीव दे रही है तो उसको तब लो जब आपका बच्चा बॉर्न हो जाए, उसके बाद बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। सो दैट्स द टाइम यू शुड टेक लीव। Okay. What should someone do if they are stopped by the police unfairly? आजकल तो मेक अ वीडियो एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया। Social media has नहीं नहीं, आई एम become such a जोकिंग। strength, हाँ. नहीं, यू हैव अ लॉट ऑफ राइट्स फॉर दैट ऑल्सो। आप अगर आपको लॉ पता है और आपको पता है कि अनजस्टिफाइड मुझसे कोई चलान भरवा रहा है वो है, तो उसके पूरे पेपर वर्क लो उससे ऑन द स्पॉट। अगर आप उसको क्वेश्चन करोगे तो पुलिस वाला भी डर जाएगा। कोई ऐसी बात As a नहीं। young couple भी if they're normally sitting the teenagers और college वो भी हरास होते हैं, क्योंकि फिर वो बोलेंगे मम्मी का नंबर दे दे, पापा का नंबर दे दे। वो तो अब And कम they होता है get क्योंकि अब ये इस पे आप क्वेश्चन, इस पे लॉ बन गया ना। अब यू कैनॉट क्वेश्चन लाइक दैट। एनीबडी हु सिटिंग
उसको आप ऐसे नहीं क्वेश्चन कर सकते. अगर वो ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ दे आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट, इस पे आप कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर सकते अपने पापा नो 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 नो, पहले ऐसा होता था बहुत, बट अब नहीं हो सकता ऐसा. ओके. रिपोर्ट हो सकता है केस. So can you share an inspiring case where the law helped to bring justice to the person? कोई ऐसी स्टोरी आपकी हिस्ट्री की? बहुत स्टोरीज हैं वैसे तो. मेरे को तो पता है क्या लगता है, कोर्ट में जब केस ना जाए ना, वो सबसे बड़ा जस्टिस हो जाता है मेरे लिए. तो कोर्ट में भी कई केसेस हैं जिनमें बड़े अच्छे डिसीजंस आए हैं. बट मेरे लिए तो जीत वही होती है व्हेन यू नो, इफ़ आई हैव अ मैट्रिमोनियल क्वेरी, देन द पर्सन हैज़ रिजॉल्व्ड एंड दे एमिकेबली सेटल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, और वो कोर्ट गए ही नहीं है. मेरे लिए तो सक्सेस स्टोरी वही होती है. कोर्ट्स में जाके भी बहुत अच्छे अच्छे रिलीफ मिलते हैं. जैसे अब रेंट लॉज बड़े अच्छे हो गए हैं. आई डू लॉट ऑफ रेंट मैटर्स. तो अब क्या है कि पहले क्या होता था, कितने कितने साल लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ उनकी ऑलमोस्ट चली जाती थी और कुछ मिलता नहीं था. अब जो न्यू रेंट लॉ है उसमें 1-1.5 साल में आपको जो आपका टेनेंट है वो निकल जाता है. एंड आराम से उसमें आप रिलीफ मिल सकता है. अब इतना डर नहीं लगता किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देने में. उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. बाकी बहुत सारे मैटर्स हैं. आई डू लॉट ऑफ NDPC बेल्स, जैसे नार्कोटिक्स के जो पकड़े जाते हैं, तो उनमें सक्सेस स्टोरीज हैं बहुत सारी. तो ये इस पे तो अगर मैं बात करने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. So are there any notable cases where the misuse of laws was handled effectively by the court? Yes, there are a lot of cases. In fact, मैं आपको अपना ही बताती हूँ. When I was going to America, मेरा वीज़ा लगा तो I was on the airport. वहाँ पे क्या हुआ कि when I opened my passport to get it checked, मैं मतलब अमेरिका जा रही हूँ, मेरा स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं था मेरे पासपोर्ट. वीज़ा का पेज ही नहीं था. सो आई वॉज क्लूलेस. मैंने कहा ये कैसे हो गया. तो अब उसके बाद देन आई इमीडिएटली रश टू द पासपोर्ट ऑफिसर नीचे. तो उसने कहा पुलिस पे जाओ. पुलिस कहता आपके तो टैम्परिंग का केस फाइल होगा बिकॉज योर पेज इज़ नॉट देयर. मैंने कहा वेयर इज़ माई पेज, हाउ डू आई गो, मेरा तो कोर्स स्टार्ट है कल से, कैसे जाऊँगी मैं. फिर उसमें क्या हुआ कि मैं दोबारा चंडीगढ़ आई. मैंने पासपोर्ट, बिकॉज टैम्परिंग में पासपोर्ट इज़ एन ऑफेंस. आप अपना अगर पासपोर्ट टीयर कर दो तो वो आप ही को सज़ा होती है उसमें. तो वहाँ से सारी रिपोर्ट वगैरह लगा के देन आई सेंट वेरियस ईमेल्स एंड वेरियस रिपोर्ट्स टू चिदम्बरम से लेके पूरे दिल्ली में मैंने सर्कुलेट कर दिया कि मेरा वीज़ा कहाँ गया ऑन दी एयरपोर्ट. फिर उस केस में क्या हुआ कि मेरा दोबारा यहाँ पे आके 1 दिन में मैंने अपना पासपोर्ट बनाया, दोबारा वीज़ा अपॉइंटमेंट लिया, गॉट माई वीज़ा. आई मिस्ड माई दिस थिंग. बट उसमें मेरी इंक्वायरी चली थी 1.5 साल तक. अच्छा. उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की थी. इनफैक्ट यहाँ पे चंडीगढ़ में जहाँ से मैंने फ़ोटो स्टेट कराया था सब इंक्वायरी की थी. अंडर एप्स रखा था उस चीज़ को. एक स्पेशल विंग था वहाँ पे हमारा. वापस आके उन्होंने कहा जी आपके केस में तो कुछ हो नहीं पाया, आप क्लोज कर दें. बट एक्चुअल में उसमें रैकेट होता है पूरा. जो पासपोर्ट्स उसमें से निकालते हैं उनको सुपर इम्पोज करके अमेरिका 20-30 लाख में बेचते हैं. एंड दोज थिंग्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द इलीगल इमिग्रेंट्स लीगल इन अमेरिका. तो ये हुआ कब, मतलब कब हुआ ये हुआ 2011 व्हेन आई वाज गोइंग टू अमेरिका फॉर माय मास्टर्स. तो उस केस में फिर मैं बाद में पता चला था कि काफ़ी अरेस्ट हुए थे और पूरा रैकेट हुआ था. बट दे डोंट गेट इट ओपन, नहीं लाते वो उस चीज़ को. तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि इसमें ओके. तो ऐसा भी बहुत अंडर एप्स भी बहुत काम होता है इंडिया में, जो जिसको आप पब्लिसाइज ही नहीं कर सकते. सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं. और ये आपके अकॉर्डिंग हुआ कब होगा ये कि टैम्परिंग जब इसके साथ हुई? क्या पता, आज तक की मिस्ट्री है. देयर इज नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया. बट बिकॉज आई हैड सर्कुलेटेड, सो आई वाज अ लॉयर, सो आई हैड सर्कुलेटेड सो मेनी कंप्लेंट्स एंड ऑल. तो उस पर एक्शन हुआ क्योंकि इतना बड़ा वीज़ा है और आपका पेज ही फट गया, क्या करोगे. Okay. So what role can NGO and social media play in helping people to get justice? NGOs play a very good role अगर वो काम करें प्रॉपरली. एजुकेशन एक तो, और क्या होता है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक एक्ट है, उसमें बच्चे जो क्राइम करते हैं उनको ओल्ड एज होम्स में ड्यूटी लगाते हैं. उनकी पनिशमेंट एक्चुअली जेल नहीं होती, उनको कई कई ड्यूटीज़ पे लगाते हैं. तो वहाँ पे NGOs जाके उनको काउंसिल करती हैं. वहाँ पे बड़ा रोल है. जेल्स में जाती हैं. सो NGOs का तो बहुत बड़ा रोल है टू एजुकेट पीपल अबाउट लॉज, टू जैसे जो रेप विक्टिम्स होती हैं लड़कियाँ, उनकी काउंसलिंग एंड ऑल. तो हर एक डिपार्टमेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ रोल दैट दे हैव टू प्ले. बच्चे इतनी छोटी उम्र में कैसे मतलब क्राइम अटेम्प्ट कर लेते हैं? मतलब व्हाट माइट बी द रीजन? बस उनके जो सराउंडिंग्स हैं, जैसे ये जो बिलो पावर्टी लाइन वाले एरियाज़ हैं, इनमें तो उन्होंने बचपन से क्राइम ही देखा है.
तो वो वहाँ पे तो बहुत कुछ होता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इस चीज़ के लिए। तो उसको सुधारने के लिए क्या चेंजेस होने सुधारने के लिए ये ऐसे होम्स बने हुए हैं ना, जिसमें उनकी जर्नी को बेटर करने के लिए उनको एजुकेशन देते हैं, फिर उनको काउंसलिंग देते हैं, फिर कुछ साल बाद वहाँ से भेज देते हैं उनको नॉर्मल लाइफ में। एज सच उनकी कोई जेल नहीं होती, बट हाँ उनको करेक्टिव होम्स में दे भेजते हैं जहाँ पे उनकी पर्सनालिटी। ठीक है, तो मतलब अगर इफ अ पर्सन इज 16 और 17 अंडर एज हुआ बट ही अटेम्प्ट्स रेप, Right. सच हीनियस क्राइम, राइट, तो उनके अगेंस्ट वो उसको कंसीडर कैसे किया जाता है? ही इज स्टिल कंसीडर अ चाइल्ड और या अंडर 18। अंडर 18? यस, अंडर 18 अलग कैटेगरी, अंडर 16 अलग कैटेगरी है। ये लॉ में पूरा मेंशन है तो एक बट एक आपको वर्ड। नहीं लगता मतलब जो इतना सोच सकता है टू अटेम्प्ट सच अ थिंग, तो वो उसमें आना चाहिए? अभी आपने देखा होगा एक रोड रेज का बड़ा मैटर हुआ था दिल्ली में, जिसमें मर्सिडीज़ पूरी उसने, मैंने इस पे बोला भी हुआ अपने उसके ऊपर कि मर्सिडीज़ उसने बैन कर दी थी। रात को लड़का निकला, 16 ईयर्स का था आई थिंक, फादर वाज अ वेरी हॉट शॉट गाय, और 2 बंदे मार दिए उसने अपनी मर्सिडीज से। और उसका पूरा वीडियो सब कुछ आया कि ही वाज ड्रिंकिंग फर्स्ट, देन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। तो उस केस में तो पूरा रैकेट ही सामने आ गया था ना, पुलिस को रात को ही मैनिपुलेट कर लिया था। फिर मीडिया ने इतना शोर मचाया कि सारा रैकेट सामने आया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया था। उसका डिस्प्यूट ये था, डिस्प्यूट मतलब उसका जो डिस्प्यूट बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उसको अंडर 16 शो कर रहे थे, था वो ऊपर एज का। अच्छा। फिर अल्टीमेटली उसको पनिशमेंट हुई थी। सो अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है टू गेट दीज क्राइम्स टू सरफेस एंड टू यू नो जो सज़ा जिसको होनी चाहिए उसको होती है। ब्लो अप हो जाता है ना आजकल तो केस एकदम से ही, आप उसको छुपा नहीं सकते। आपको लगता है कि रेप केसेस में अभी भी बहुत डिले होता है टू गेट द जस्टिस? बहुत डिले होता है, बहुत डिले होता है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, रेप केसेस में कई बार बच्चे भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली शी कंसीव्स, तो जब तक वो केस डिसाइड होता है वो सारा का सारा जो मुद्दा था जिस पे केस स्टार्ट हुआ था वही ख़त्म हो जाता है। तो अब क्या करोगे आप, क्योंकि उन बच्चों को मिसकैरेज कराना होता है किसी केसेस में। तो जब तक केस डिसाइड होता है उसके पेट में 9 महीने हो चुके होते हैं, तो मिसकैरेज कैसे कराएगी? तो ये जो डिले है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। और डिले इज़ ड्यू टू द, मतलब आप कह लो एफिशिएंसी नहीं है जुडिशरी में, या केस ही इतने ज़्यादा हैं, रिपोर्टिंग ही है, तो फिर वो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें बेचारी लेडी जो रेप विक्टिम होती है उसका मिसकैरेज भी कराने के उसमें नहीं होता है, बिकॉज शी क्रॉसेस दैट 9 मंथ मार्क। तो राइट टू अबॉर्शन कितना सही है? इज इट इन द फेवर ऑफ द वुमेन? राइट टू अबॉर्शन बहुत सही है, राइट टू अबॉर्शन होना भी चाहिए। अब जैसे इन्हीं केसेस में आपको बता रही हूँ मैं, जो रेप विक्टिम्स होती हैं उनको तो राइट टू अबॉर्शन, इसमें पहले तो बड़ी एक्सप्लॉयटेशन होती थी, अब इसमें बहुत अच्छे लॉज आए हैं। इनफैक्ट इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, मेड अ स्पेशल सेगमेंट ऑन दिस। इसमें अबॉर्शन लॉज में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गई हैं जिसमें जो फॉर एग्जांपल कोई 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसको अबॉर्शन चाहिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जब तक केस डिसाइड होगा वो तो 9 मंथ हो जाएगी ना, तो फिर वो पीरियड ही खत्म हो जाएगा। कुछ केसेस में आप इतनी भी मोहलत दी है लड़कियों को, फॉर एग्जांपल शी इज़ वर्किंग एंड शी डजंट वांट टू कंसीव, उसका हो गया बट उसको नहीं चाहिए वो बच्चा, तो उन केसेस में भी अब लिबर्टी दी है लड़की को कि वो कर सकती है। अगर मैरिड कपल है, इफ द वुमन वांट्स टू अबॉर्ट, तो दोनों का डिसीजन कितना, हस्बैंड का कितना रोल है इसमें? हस्बैंड का बहुत रोल है, बट विमेन का भी फोरमोस्ट रोल है। अगर हस्बैंड नहीं भी चाहता, इफ़ शी वांट्स, तो कोर्ट्स उसको सपोर्ट कर रही है, बट यू हैव टू पुट अ प्रॉपर एप्लीकेशन इन कोर्ट। प्रोसीजर है, प्रॉब्लम बस यही है, प्रोसीजर लॉन्ग है। तो वो 2 मंथ्स की अगर वो करना चाहती है अबॉर्ट, या 1 मंथ की, तो वो जब तक केस डिसाइड होता है वो उसका पीरियड ही निकल जाता है, फिर वो उस पीरियड के बाद अबॉर्ट ही नहीं कर सकती। तो वो एक चैलेंज है बस। अदरवाइज अबॉर्शन लॉज का काफ़ी अभी जो है रेवोल्यूशन आया है इसमें। ओके, सो आर लिव इन रिलेशनशिप्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, और उसमें राइट्स क्या होते हैं? उसमें अगर इफ लिव इन रिलेशनशिप्स में भी राइट्स हैं लड़कियों के अब। शी हैज़ टू प्रूव दैट शी हैज़ बीन इन अ रिलेशनशिप विच इज़ सिमिलर टू मैरिज। कुछ केसेस में लड़कियों को तब भी राइट्स मिले हैं जब उनकी रिलेशनशिप मैरिज से सिमिलर थी, बट वो मैरिड नहीं थी लीगली, तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप्स में राइट्स हैं। अब हैं राइट्स, कई जजमेंट्स आ गई हैं, अब दे डू गेट राइट्स। कुछ केसेस में तो कपल्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कि वो मैरिड है बट उनकी मैरिज नहीं हुई होती और बच्चे भी हो जाते हैं, तो उन बच्चों के भी राइट्स हैं फिर इक्वली जितना एक मैरिड कपल के होंगे। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस।
कोई एज सच वो नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इस रिलेशनशिप में सारे क्रेडेंशियल्स मैरिज के थे, तो येस यू विल गेट रिलीफ. हो जाता है, इसमें मिल जाता है. ठीक है. इफ अ कपल इज स्टेइंग इन लिव इन रिलेशनशिप एंड द गाय डिसाइड्स टू, और द वन ऑफ देम डिसाइड टू गेट मैरिड आउट ऑफ द रिलेशनशिप, सो देन द वुमन हैज टू प्रूव दैट मेरी जो इससे रिलेशनशिप थी, या फिर इसने मुझे ऐसा प्रॉमिस किया था कि येस वी विल गेट मैरिड एट वन पॉइंट, आज नहीं तो कल, और इस प्रॉमिस के पीछे मैं इससे निभाती गई और हमारे बच्चे भी हो गए, तो येस शी विल गेट रिलीफ. सो यू हैव टू प्रूव द इंटेंशन. So how does the law view infidelity or extramarital affairs? मैंने आपको वही बताया ना, अडल्ट्री एक ग्राउंड है डिवोर्स का, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है. इनफिडेलिटी अब वैसे थोड़ा आसान है, बिकॉज देर आर टू मैनी डिटेक्टिव एजेंसीज एक्सेट्रा. अदरवाइज लॉ ये कहता है कि आपको जो है कपल को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखाना पड़ेगा, तभी प्रूव होगा. तो इसको प्रूव करना मुश्किल है. तो इस पे ज़्यादातर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स कम ही फाइल होते हैं, बट होते हैं, ऐसी बात नहीं है. अगर आप प्रूव कर पाओ तो, if you can connect the links and make up a good case, then you can do it. So what do you think that what is the reason of people cheating in relationships? Why do they cheat? Reason For a girl and a boy, both. Reason ये होता है कि अगर एक कपल ज़्यादा डिमांडिंग है, ज़्यादा शक्की टाइप है, तो फिर दूसरा जो स्पाउस है वो ऑब्वियसली आउट ऑफ द रिलेशनशिप जाना चाहेगा. फिर कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारे रीजन है इसमें. तो सोशल फैक्टर्स, ज़बरदस्ती शादियां कराना भी बहुत बड़ा रीज़न है. आपकी पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपको भाई 30 के हो रहे हो, कर लो, हो जाती है शादी, बाद में जाके दे डोंट गेट अलोंग. आई थिंक बिफोर मैरिज यू शुड मीट ईच अदर एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप ही को रहना है साथ में, कोई नहीं आने वाला उसके बाद. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं. Okay. How does the law address mental and emotional abuse in relationships where trust is broken? Where trust is broken, law does not interfere in this. Law actually ये psychological factors में नहीं जाता, वो तो law ही अपने legal उसमें देखता है. But इसमें वही है, इसमें if the trust is broken then it's cheating. फिर आप उसको prove करोगे तो then you can go in for, हाँ judges ज़रूर अपने efforts लगा सकते हैं. Then there are mediation centers जिनमें उनको बिठाया जाता है, बैठ के काउंसलिंग की जाती है कि भाई इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर मैरिज यू कैन स्टिल रिकनसाइल. मीडिएशन सेंटर्स में लॉयर्स अपॉइंटेड होते हैं एज मीडिएटर्स, और स्पेशल मीडिएटर्स होते हैं, रिटायर्ड जजेस आते हैं वहाँ पे जो बैठते हैं. सो देन यू कैन, वहाँ पे एफर्ट्स लगाते हैं वो लोग. बट अगर अपना दोनों का माइंड बन चुका है फिर कुछ नहीं हो सकता. पर अदरवाइज कोर्ट्स में ऑप्शंस हैं. Okay. ज़्यादातर केसेस जो हैं बीच में कई बार मीडिएशन सेंटर रेफर हो जाते हैं. उसका ये मतलब है कोर्ट में केस चल रहा है, बीच में आप उसको मीडिएशन भेज देते हो कि अगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, मेक एन एफर्ट. तो कोर्ट्स डू मेक एन एफर्ट, वो करती हैं एफर्ट. चलो, apart from that, if someone wants to start a business like yours, what is the most important legal step they should do? Your paperwork should be clear. If it's a partnership, you should have a deed in place. If it's a sole proprietorship, उसमें proper agreement वगैरह बना के, आजकल तो you have to take GST number. तो सारी legal formalities, private limited है तो आपको अपने CA से balance sheets बनवानी पड़ेंगी. तो legal framework में चलना चाहिए और GST number लेना चाहिए most probably. उसमें better रहता है. Okay. So so what's that one piece of advice you would give to the young and entrepreneurs, especially women who want to pursue their passion alongside a professional career? I think everybody should do it. मेरे हिसाब से तो अगर आप में कैपेसिटी है टू परस्यू योर ड्रीम्स तो आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो. इंस्टाग्राम है, यू कैन मार्केट योर सेल्फ. आप अगर एक फुल टाइम जॉब में भी हो, इफ़ यू अ कुक, तो आप अपना चैनल स्टार्ट करो. आई थिंक मेरे को लगता है बिजी रहोगे तो बेटर रहोगे. सो एवरीबडी शुड डू इट. Okay. What's your go-to mantra or life philosophy that you would like to share with everyone? गो टू मंत्रा इज़ दैट बी सेल्फ सफिशेंट. हमेशा देने की करो, किसी से लेने की मत करो. एंड स्टे पॉजिटिव, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास ऑप्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जाने का. आई थिंक पॉजिटिव बेटर है. जो अपनी डेस्टिनी वो तो है ही है, बट पॉजिटिविटी में रहना चाहिए मेरे हिसाब से. ओके. सो अगर आप लॉयर नहीं होते या जूलर, मतलब तो बस एंटरप्रेन्योर भी नहीं होते, तो व्हाट वाज द प्रोफेशन दैट यू वुड हैव चोजन फॉर योरसेल्फ? आई थिंक डॉक्टर आपने कहा था पहले. डॉक्टर तो अच्छा है नहीं बनी मैं, बट बहुत पढ़ना पड़ता है. तो अदरवाइज मैं
अभी भी मेरा बहुत कुछ मन करता है, लाइक माई हस्बैंड इज़ डूइंग न्यूमरोलॉजी, तो मेरा मन करता है वो भी कर लूँ, वो भी सब कुछ ही करने का मन करता है, बट हाँ मैं शायद मास कॉम करके जर्नलिस्ट बनती। ओके, या तो ये थी हमारे साथ रैना सब्बरवाल ठाकुर, जिनसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली श्योर कि आपको भी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा नॉलेज वर्दी लगा होगा। और इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।